जय हिंद साथियों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2021 का, उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा 50 क्वेश्चन। तो ये पूरा आपका यूट्यूब पर फ्री रहेगा। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग देखने वाले हैं 2020 का सॉल्यूशन। 2022 का पिछले हफ्ते हो चुका है। इस तरह से हम लोग 2019 तक का देखेंगे, 4 पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। फिर हम लोग अपने एप्लीकेशन में फ्यूचर रोजगार में सीएसएफ एसआईएलडीसी के लिए फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं 2 वीक बाद। यानी कि आज आपका 21 तारीख है, तो 4 तारीख के बाद यानी कौन सा वीक आ जाएगा आपका 11 तारीख से, लगभग 11 अगस्त से जो है हम लोग फुल मॉक टेस्ट का काम स्टार्ट कर देंगे। यानी हफ्ते में एक फुल मॉक टेस्ट अपना जो कोर्स है उसमें कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप किसी भी कोर्स से जुड़ते हैं, ठीक है, चाहे आप सीएसएफ एसआईएलडीसी क्रैश कोर्स से जुड़े, चाहे 2021 से जुड़े, और चाहे आप 23-24 से जुड़े, आपको ये सभी कंटेंट मिलेंगे। जो ऑलरेडी जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन वो थोड़ा भी ये ना सोचें कि उनको ये कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, उनको भी ये कंटेंट दिया जा रहा है। आप इंग्लिश सेक्शन में जाके देखिएगा। और मैथ के मैं जो नए क्वेश्चन बनवाऊंगा, रीजनिंग के जो नए क्वेश्चन बनवाऊंगा क्रैश कोर्स में डालने के लिए, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में आप थोड़ा भी नहीं सोचिएगा कि एक कोर्स परचेज करने के बाद दोबारा आपको परचेज करना है। लेकिन आप किसी न किसी एक कोर्स से जरूर जुड़िए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। क्योंकि आपको कहीं भी रहोगे, जैसे छुट्टी में रहो तो आपको किताब ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 दिन टेम्पररी ड्यूटी में गए तब भी आपको बुक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको पेन पेपर रख सकते हैं, और उसके साथ मोबाइल एप्लीकेशन से आप कहीं भी रास्ते में भी सफर में भी कहीं भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं। और सफल होने के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है। आप 20 दिन पढ़े, 1 महीना छोड़ दिए, 2 महीना छोड़ दिए, तो फिर उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं निकलता है। आप 1 घंटा 2 घंटा किसी तरह से पर डे मैनेज कर लीजिए। पर डे का मतलब हफ्ते में अगर आप 5 दिन भी कंटिन्यू रहते हैं तो उसे कंटिन्यू माना जा सकता है। लेकिन अब आप सोचिए, हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिए, 1 दिन पढ़ लिए, या महीने में 5 दिन पढ़ लिए, तो उससे नहीं होने वाला है सिलेक्शन, बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन आप हमारे ऐप के साथ लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं। इस तरह से ऐप को बनाया गया है, कंटेंट को रिकॉर्ड फॉर्मेट में दिया जाता है, आप कितनी भी बार उसको देख सकते हैं। तो अब ध्रुव सर जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। 2021 का पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मैथ का भी कराऊंगा। अभी मैं मैथ का चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 1000-1500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूँ। जैसे ही वो क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि सर ने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, तो सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। यानी कि ये जो पेपर है, ये सीएसएफ एलडीसी एसआई 2021 का फुल एनालिसिस है। इसमें आप लोग बारी बारी सीखेंगे, ठीक है। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अथवा इंडिकेट अ प्लेस सिचुएशंस और स्टेट ऑफ माइंड, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस गिवन इन सीक्वेंस। मानी आपको ये सारी चीज़ें भागवत कथा नहीं देखनी होती है, सिर्फ आपको ये देखना होता है पूछ क्या रहा है, इसका अर्थ देखिए। इसमें लिखा है, ये देखो, ये अगर इसकी बात करें, इसमें पूछ रहा है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। मतलब जो, जैसे वन वर्ड की बात करें, इसकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो क्या होता है, ये किसी मनुष्य के लिए अप्लाई होते हैं क्या? ये हम मनुष्य के लिए अप्लाई होते हैं। जो बात कही जाती है वो हम लोगों के लिए ही कही जाती है, वही चीज ये बोल रहा है। यानी ये किसी इंसान के लिए अप्लाई किया जा रहा है। कह रहा वन हु प्रेटेंड्स टू बी, वह ऐसा क्या प्रेटेंड करता है जो व्हाट ही इज नॉट, जो कि इस संसार में है ही नहीं, जो इस संसार में है ही नहीं, है ना। तो वो चीज देखते हैं, क्या वो हाइपोक्रेट्स होगा, क्या वो क्लेप्टोमेनियक होगा, या फिलाटलिस्ट होगा, या कह सकते हो ईगोसेंट्रिक होगा।
पहले एक एक चीज सीख लेते हैं। देखो हाइपोक्राइट का मतलब होता है पाखंडी, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, पाखंडी। और क्या पाखंडी की पाखंड क्या होता है, पाखंड ऐसी चीजें होती हैं जो होता ही नहीं है और उन चीजों को हमारे ऊपर थोपा जाता है जबरदस्ती, है ना। वही चीज ने पूछा था, देखो क्या कहा था, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब वो चीज प्रिटेंड करना जो इस संसार में है ही नहीं, मतलब कि क्या, हाइपोक्राइट्स, इसका मतलब क्या होता है, पाखंडी। क्या होता है, पाखंडी। पाखंडी बाबा देखे हो ना, वही। इसके बाद आता है क्लेप्टोमेनियक, इसका मतलब क्या होता है, अगर क्लेप्टोमेनियक की बात करें तो ये होता है चोरी करने की आदत, कह सकते हो चोरी करना, है ना। चोरी करने की जो आपकी बुरी आदतें होती हैं वही, चोरी करने की आदत, ये आपका क्लेप्टोमेनियक हो गया। अगर बात करें फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है जो जो क्या करता है, डांक एकत्रित करता है, यानी डांक को कलेक्ट करने वाला क्या होता है, फिलाटेलिस्ट होता है। क्या होता है, फिलाटेलिस्ट होता है, समझ में आया। आगे बात करें ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक मतलब पर्सन ऐसा होता है जो स्वयं के बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक कहते हैं। तो समझ में आ गया, जो स्वयं के बारे में समझता हो, इगोइस्ट पर्सन, ठीक है। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो वो क्या होता है, हाइपोक्राइट्स होता है। इसको लर्न कैसे करेंगे, मैंने अगर आपसे बात कर दिया जैसे हाई, हाई, हाई का मतलब होता है हाई, और पी का मतलब होता है फाई, और ये देखो लिखो करते, क्या लिखा है, करते, इसको थोड़ी देर के लिए पढ़ लेते हैं, करते। आप ये बताओ हाई फाई बात कौन करता है, हाई फाई बात कौन करता है, आपको कि सर जो पाखंडी होता है, ढोंगी होता है ना, पाखंडी या ढोंगी, तो हाई फाई बात कौन करेगा, वो पाखंडी इंसान ही करता है। तो वही है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जो कि इस संसार में है ही नहीं, वो चीज प्रिटेंड करना, उसको क्या कहते हैं, पाखंडवाद कहते हैं, और कुछ नहीं होता है ना। इसके बाद देखो सेकंड नंबर आप देखा, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। ये दिया है क्वेश्चन, आपका दिया, सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक ही रीच्ड इन टाइम। आपने देखा होगा जब सो के बाद जैसे क्विकली दिया हो या सो के बाद फास्ट दिया हो, तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, फास्ट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। वो इतनी तेज दौड़ा कि वह टाइम पर पहुंच गया, वह इतनी तेज दौड़ा कि वह टाइम पर पहुंच गया। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर। अगर बात करें जैसे सो, एडवर्ब दिया रहेगा, क्या दिया गया, एडवर्ब दिया, एडवर्ब। इसके बाद आपको डिड दिया रहेगा या तो हैड दिया रहेगा, है ना। इसके बाद आपको क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा, है ना। फिर आपको दूसरा सेंटेंस दिया रहेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो चीज आपको बता रहा है। तो अगर सो फास्ट की बात करें तो देखो डिड, ढूंढो भैया, और ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिए रखा है, पास्ट की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या आएगा, डिड प्लस बी वन, कहाँ गया ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, यानी डिड द बॉय रन दैट, यानी जो सो फास्ट, वह लड़का इतनी तेज दौड़ा कि वह समय पर पहुंच गया। ठीक है, तो समझ में आ गई ये वाला। आगे चलें, आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस, इसको बनाना पैसिव वॉइस। सेंटेंस आपका दिया हुआ है ये, कौन सा दिया हुआ है ये, इसका क्या बनाना, आपको पैसिव वॉइस, आपको कुछ नहीं देखना, आपको कुछ नहीं देखा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी किसके साथ जोड़ा जाता है, बाई के साथ जोड़ा जाता है। जरा देखते हैं भाई, वो चीज देख, अब देखो क्या ये हेड दिया है, किसमें दिया, हेड दिया है, तो हेड किस में जाएगा, हेड किस में जाएगा, आप कहोगे सर हेड दिया है, तो देखो यहाँ से उठाओ, अब मिस्टेक हैड कमिटेड, ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, उसी में रखा है, कहीं भेजा ही नहीं है। ठीक है, हैड बीन में जाना चाहिए। अब मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाई हिम, बाई हिम, ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो ए मिस्टेक वॉज कमिटेड बाई, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद देखो अ मिस्टेक हैज बीन, क्या देखा दे रखा, हैज बीन, जबकि जाना किसमें चाहिए था, हैड का परफेक्ट का किसमें जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट का किसमें जाता है, आपको कि सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, ए मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाई हिम। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया,
यानी कि हमने टेंस को किस में रखा, परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रख दिया। इसके बाद क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद हमारा बाई के साथ ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाई हिम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं सर। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद लिखा चूज द सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड, यानी इसका बताना हमें वन वर्ड। क्या बताना दोस्तों, वन वर्ड बताना। क्या बताना, वन वर्ड। देखो कैसे बताना वन वर्ड। अगर वन वर्ड की बात करें तो लिखा है अ स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गोट्स। मैंने क्या बताया, वन वर्ड की जब बात होती है तो ये हमारे किसी पर्सन की बात होती है ना, किसी पर्सन की बात होती है। तो वही करा, अ स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गोट्स, जो ओल्ड टाइम में भगवान माने जाते थे, हीरोज, या कह सकते हो हीरो जिनको माना जाता है उनको क्या कहते हैं सर, लिरिक कहते हैं। नहीं, लिरिक, लिरिक क्या होता है, ये तो किसी गीत के बोल वगैरह या कह सकते हो, है ना। तो लिरिक्स तो नहीं हो सकता, ये तो सर नहीं होगा। इपिक होगा, इपिक महाकाव्य, नहीं ये तो नहीं होगा। अगर बात करें लीजेंड की, किसकी करें, लीजेंड की। अगर बात लीजेंड की जाए तो कहीं ना कहीं लीजेंड इज द करेक्ट आंसर, यानी सी फॉर चाइना। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी फॉर चाइना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी फॉर चाइना, क्योंकि लीजेंड पर्सन ही होते थे। जो पुराने समय के हीरो होते थे वो कौन होते थे, लीजेंड पर्सन। ठीक है। इसके बाद रोमांस आता है। रोमांस तो आप लोग समझते हैं, रोमांस का मतलब ये वो उपन्यास भी निकलता है। क्या निकलता है, उपन्यास। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी फॉर चाइना, यानी कि स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गोड्स ऑफ हीरोज इज, आप कहोगे सर लीजेंड। क्या कहोगे, लीजेंड। आगे बढ़ा जाए। इसमें फिर आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बताना है, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो सीधे हम लोग सीधे बात करते हैं, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फैट। अगर बात करें, अगर बात करें जो इंसान अपने भाग्य पर विश्वास करता है, जो इंसान, वह इंसान कौन है, जो अपने भाग्य पर विश्वास करता है। वही कह रहा है पावर ऑफ फैट, यानी कि भाग्य की जो शक्ति होती है ना उस पर विश्वास करता है। वो चीज देखो, जैसे मैंने कहा फैटालिस्ट, आप कहोगे सर हो सकता है। ऑप्टिमिस्ट, इसका जो आंसर होगा फैटालिस्ट होगा। क्या होगा, फैटालिस्ट होगा, यानी भाग्यवादी। जो इंसान भाग्य पर विश्वास करता है, देखो फैट से बन गया फैटलिस्ट, कोई याद करने की जरूरत थी नहीं, है ना, फैटालिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आशावादी, कह सकते हो क्या, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। अगर बात करें पेसिमिस्ट तो ये होता है हमारा निराशावादी। ये निगेटिव सेंस में डालता है ना, निराशावादी। इसके बाद क्या होता है, निराशावादी। इसके बाद करते हैं पार्सीमोनियस। पार्सीमोनियस होता है कंजूस इंसान। कैसा इंसान होता है सर, कंजूस इंसान होता है। पार्सीमोनियस कैसा इंसान होता है सर, कंजूस होता है। पार्सीमोनियस कैसा होता है दोस्त, कंजूस होता है। इसको आप कह सकते हो कंजूस आदमी। कैसा होता है, कंजूस। तो पार्सीमोनियस कैसा होता है, कंजूस। तो याद हो गया, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फैट। कुछ कर नहीं था, फैट लिखा था, फैटालिस्ट कर देना था। क्या करना था, फैटालिस्ट कर देना था। यहां तक समझ में आ गया। आप कहोगे सर बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, ये वाले सबको आप पता ही चल गया। लिरिक क्या होता है, ये बोल होता है, जिससे हम लोग गीत वगैरह गाते हैं। तो गीत के जो गाए जाते हैं वो बोल जो होते हैं ना, उसको लिरिक्स कहा जाता है। एपिक क्या होते हैं, महाकाव्य होते हैं, है ना। और लीजेंड पर्सन तो पता ही होता है आपको, रोमांस का मतलब उपन्यास भी निकलता है। आगे देखा जाए, अगर आगे बात करें तो आगे दे रखा है वन हु लव वन सेल्फ। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये भी हमारा वन वर्ड है, ये कहना चाह रहा है कि वह इंसान जो अपने आप से प्यार करता है, ऐसा इंसान कौन सा होगा। आप कहोगे सर नार्सिसिस्ट, आप कहोगे सर हो सकता है नोवाइस। नोवाइस तो सर नौसिखिया होता है, ये नहीं होगा। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट सर सुखवादी होता है, मतलब जिस जो आनंद महसूस करता है उसको हेडोनिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट, आप कहोगे सर आशावादी लोग होते हैं, है ना, ब्राइट साइड होते हैं, है ना। ऐसे इंसान जो ब्राइट साइड के होते हैं वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो नार्सिसिस्ट होगा। क्या होगा, नार्सिसिस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, नार्सिसिस्ट होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है
जो खुद से क्या होता है, आत्म प्रेमी होता है, यानी कि खुद से प्यार करने वाला इंसान कौन होता है, नार्सिसिस्ट। समझ में आ गया? तो इसका भी आंसर आपको निकाल लिया आपने। वन हु लव्स वन सेल्फ, यानी कि जो अपने आप से प्यार करता है वो कौन सा होता है, नार्सिसिस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, नार्सिसिस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए फॉर एप्पल। इसके बाद देखें, इन द फ्लोइंग, क्या लिखा है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन फ्रेजेस एडियम। एडियम फ्रेजेस दिया, क्या दिया है, ईडीएम फ्रेजेस की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है दोस्तों, ईडीएम फ्रेजेस की बात कर रहा है। जब बात करें ब्लैक एंड ब्लू, जब बात करें ब्लैक एंड ब्लू की बात करें तो होता है टू बीट मर्सिलेसली। क्या होता है, किसी को बहुत बुरी तरह पीटना। इसको लर्न कैसे करना है, मैंने कहा जैसे कोई एक ये इंसान है, ठीक है, और इसको इतना मारा, इसको इतना मारा कि इसकी पीठ कैसी कर दी, इतना पीटा, इसकी पीठ कर दी ब्लैक, और कैसा हो गया, ब्लू, नीला पड़ गया एकदम। कैसा पड़ गया, ब्लैक हो गया। मतलब इसको इतना मारा, कभी कभी देखा होगा ना, ज्यादा तेज मारो तो ब्लैक हो जाता है इधर पीठ पे, और ब्लू नीला सा एकदम धब्बा सा बन जाता है। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, बहुत बुरी तरह, यानी मर्सीलेसली, मतलब उसके अंदर दया नहीं थी, इतनी तेज उसको पीटा। तो वही है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू बीट मर्सीलेसली। इसका जो आंसर होगा दोस्त क्या होगा, टू बीट मर्सीलेसली। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका, कोई दिक्कत, ये वाला लर्न भी हो गया होगा। यानी कि उसने ऐसे पीटा कि वो कैसे हो गया, काला पड़ गया, एकदम काला पड़ गया और नीला पड़ गया, मतलब कितनी बुरी तरह उसको मारा गया है ना, वो चीज बता रहे थे। आगे चलें। अब दे रखा है गो टू द डॉग, क्या दे रखा है, इसका बताना ईडियम, गो टू द डॉग्स। इसको कैसे देखेंगे, अगर हम बात करें, गो मीन्स क्या होता है दोस्त, आपको कि सर जाना होता है, गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना। और टू, टू को हम कह लेते हैं तो। और डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। डॉग्स मीन्स क्या होते हैं, कुत्ते या कुत्ता। डॉग्स मीन्स वैसे कुत्ते होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई, जैसे आपने देखा होगा कोई इंसान अगर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, मतलब पहले बहुत रईस इंसान था, उसके पास धन दौलत सारी चीजें थी, अब क्या हो गया है, वो पूरा पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। जब पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है तो उसके पास, पहले तो इंसान जाते भी थे, सब लोग जाते थे, अब उसके पास कुत्ते तक नहीं जाते हैं। अब क्या नहीं होता, कुत्ते तक नहीं जाते हैं। मतलब कैसे इंसान के पास, आपको कि सर जो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, बस वही तो लिखा था, गो मीन्स जाना, तो मीन्स तो, डॉग्स मीन्स कुत्ते, कुत्ते तक नहीं जाते उसके पास। अब तो क्या, उसके पास कुत्ते तक नहीं जाते, मतलब कैसा हो गया, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। क्या हो गया सर, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया है। तो टू बी ruined, ruined मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय, मतलब पूरा समाप्त हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, टू बी ruined, ये वाला याद हो गया, लर्न हो गया। टू बी, क्या लिखा है, गो टू द डॉग्स, मतलब कुत्ते तक नहीं जाते उसके पास, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। तो इसका मतलब यही होता है, टू बी ruined। समझ में आ गया दोस्तों। ये दे रखा है आफ्टर, अगर हम आफ्टर की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। तो इसके आगे लिख रखा है आफ्टर वर्ड, अंडरलाइन दे रखा है, ऋषि एट द ब्यूटीफुल एप्पल इन द रेस्टोरेंट, है ना, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, आफ्टर वर्ड्स ऋषि है ना। तो द अंडरलाइन वर्ड्स एन एग्जांपल ऑफ, कह रखा है जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसके लिए आपको बताना ये एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है या वर्ब है। तो आपको पता है ना, आफ्टर या आफ्टर वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग एडवर्ब में। ठीक है, आगे देखें, लिखा है मिस्टर मेघा इज आ फिल इन द ब्लैंक ऑफिसर। अब बताओ इसमें क्या आएगा, लेशन आएगा, लेशन आएगा, या लेशन आएगा, या लेशन आएगा। अब कहोगे सर लेशन लेशन ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसका जो मतलब होता है ये वाला LIAISON, इसका जो मतलब होता है मेल जोल खाना या संपर्क बैठना, मेल जोल खाना या संपर्क बैठना, इसका कह लो मेल जोल होना या संपर्क बैठना, या मेल जोल, लाइसन का जो अर्थ होता है। ठीक है, अब देखें, मिसेज मेघा इज अ लाइसन ऑफिसर, मतलब मिसेज मेघा कैसी ऑफिसर थी, लाइसन, कैसी थी, लाइसन यानी संपर्क अधिकारी थी, कैसी थी, संपर्क अधिकारी थी, यानी कि LIAS
लिखा LIAISON है ना, लाइसन। यानी कि कह सकते हो जो मिसेज मेगा है ना वो इज आर लाइसन ऑफिसर, मतलब वो कैसी थी मिसेज मेगा, एक संपर्क अधिकारी है। कैसी है, संपर्क अधिकारी हैं। समझ में आएगा। तो लाइसन का मतलब दोस्तों क्या होता है, ये सब फर्जी लिखे हुए पड़े हैं ना, इसी का अर्थ होता है। आगे चलें। इसके बाद लिख रखा है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट एरर। इसमें ये बताना है किस सेंटेंस में एरर है। क्या बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और ये बताना है किस ऑप्शन में एरर दे रखा है। इफ रोहन हैड टोल्ड मी, यानी कि हम कंडीशन को परफेक्ट के साथ बता सकते हैं आपको कि सर आपने कंडीशन में सिखा रखा था। अगर आप रिजल्ट बताओगे तो आपको जब हेड में दे रखा था तो मैंने क्या बता रखा था, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बता रखा था, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बता रखा था ना टेंस में, अभी जो पढ़ा है खत्म भी हो गया। तो ये दे रखा था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें लिखा है विल हैव गिवन, तो विल हैव गिवन ना करके क्या करोगे, आई वुड हैव गिवन। क्या करोगे, आई वुड हैव। यहाँ देखो क्या करोगे, आई वुड हैव गिवन, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गया समझ में ये वाला, कोई दिक्कत इसमें था ही नहीं। इसके बाद लिखा है हरीश वांट टू बाई द फ्रेंचाइजी या अ फ्रेंचाइजी या एन तो आएगा नहीं क्योंकि वो अर्थ निकल नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरीश वांट टू बाई अ फ्रेंचाइजी, उसने एक क्या फ्रेंचाइजी खरीदी है ना, फ्रेंचाइजी खरीदी। इसके बाद चलें, ये वाला हो गया आपका ऑप्शन ए। लिखा हिज मदर कुड नॉट डिस्यूड हिम गोइंग। अब क्या कह रहा है इसमें देखो, हिज मदर कुड नॉट डिस्यूड हिम फिल इन द ब्लैंक गोइंग। आपको भरा रहा है फॉर, फ्रॉम, ऑफ, अगेंस्ट। सर इसमें क्या होगा, अगर बात करें आपके कुछ वर्ड होते हैं जिससे क्या होता है मना करना या बचना। क्या होता है, मना करना या बचना। जैसे होगा अवेस्टेन, अवेस्टेन, अवेस्ट, प्रिवेंट होता है। क्या होता है, प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, बचना। प्रिवेंट के साथ क्या आता है सर, कहोगे फ्रॉम। अवेस्टेन हो गया, अवेस्टेन हो गया, अवेस्टेन के साथ क्या आता है, फ्रॉम। ठीक है, रिफ्रेन हो गया, रिफ्रेन के बाद क्या आता है सर, कहोगे फ्रॉम। आपको सर कैसे पता है इसके साथ फ्रॉम आता है, क्योंकि अगर जितने भी वर्ड वचना से रिलेटेड है, किससे, मना करना, मतलब प्रिवेंट माने क्या होता है, मना कर देना है ना, या बचना, जितने भी ऐसे सेंस निकलते हैं उसके साथ हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। उसी में एक वर्ड ये है क्या, डिस्यूड। इसका मतलब भी होता है मना कर देना। क्या होता है, मना कर देना है ना। तो इससे इसके साथ भी क्या करोगे, आप फ्रॉम का यूज करोगे। ये फिक्स प्रोपोजिशन आता है, इसके साथ क्या रहेगा, हमेशा रहेगा फ्रॉम। किसका यूज करोगे, फ्रॉम करोगे। कैसे करोगे मैंने बता दिया, प्रिवेंट हो गया, अवेस्टन फ्रॉम हो गया, प्रिवेंट फ्रॉम हो गया, रिफ्रेन फ्रॉम हो गया ना, डिस्यूड फ्रॉम हो गया। ये सारे वर्ड होते हैं आपके फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, जो डिस्यूड के साथ क्या रहेगा भैया, यहाँ आपका रहेगा फ्रॉम। समझे, ये वाला समझ गए। आगे चलो, इसके बाद आता कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक दैट बेस्ट फिट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज द होल। मतलब कह रखा है ये एक सेंटेंस दिया है और ये मीनिंग दे रखी है। क्या दे रखी है, मीनिंग दे रखी है। इसमें ये आपको बताना है कौन सा एकदम फिट बैठेगा, कौन सा एकदम सटीक बैठेगा, वो चीज बता रखा है, बताना है आपको। लिखा द नेशनल हॉकी टूर्नामेंट वॉज हेल्ड अंडर द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो बताओ भैया क्या होगा इसमें, एजिस होगा या प्रीमोनिशन होगा या प्रोमलगेशन होगा या ट्राउंसी होगा। अगर प्रीमोशन जो वर्ड दिया है बी पार्ट में, इसकी बात करें तो इसका होता है पूर्व अनुमान। क्या होता है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, या कह सकते हैं पूर्व अनुमति, है ना। इसको लर्न कैसे करना पड़ेगा, प्री मीन्स होता है पहले। प्री मीन्स क्या होता है, पहले। प्री मीन्स होता है पहले, मोनी यानी मॉनिटर। आपने देखा होगा जब हम लोग एकेडमी में पढ़ते थे तो सर क्या कहते थे, शोर मचाएं तो क्या करना, नाम लिख लेना इनके, है ना, ये लोग जो शोर मचा रहे हैं। तो पहले से वो चेतावनी दे देता था। क्या करता था, पहले से ही उनको क्या करता था, प्रीमोनेशन करता था, मतलब पूर्व अनुमान बता देता था कि भैया गलत, मतलब यहाँ पर झगड़ा नहीं ना करो, नहीं तो क्या कर देंगे, आपका नाम लिख लेंगे। वही बात यहाँ पर कर रहा है। तो कर रहा है द
नेशनल हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड अंडर प्रीमोनेशन ऑफ द स्पोर्ट मिनिस्टर, यानी कि जो स्पोर्ट मिनिस्टर है ना, उनकी अनुमति से जो राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है उन्हीं के मतलब पूर्व अनुमति से क्या होगा, हेल्ड किया जाएगा, मतलब शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा भाई प्रीमोनिशन आएगा। क्या आएगा? प्रीमोनिशन। अब देखो इसका आंसर क्या होता है, प्रोमलगेशन। इसका मतलब होता है प्रचार करना। क्या होता है? प्रचार करना। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया आपको? क्लियर? कोई दिक्कत? अब दे रखा है आगे ये अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। क्या दे रखा है? अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहां पर किसको, पिग मीन्स होता है सुअर। क्या होता है? सुअर। ऐसे स्थान पर ऐसा स्थान जहां पर किसको, सुअर को रखा जाता है। क्या रिजोर्ट होगा? आपको कि सर रिजोर्ट में कहाँ रखा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। क्या पेंट्री में होगा? पेंट्री कहाँ होगा? पेंट्री तो खाने पीने की जगह होती है ना, जहाँ पर वो भोजन सामग्री को हम लोग रखते हैं, तो ये तो होगा नहीं भैया। इसके बाद स्कलरी आता है। क्या स्कलरी? स्कलरी सर क्या होता है? स्कलरी की बात करें तो ये होता है बर्तन धुलने की जगह। क्या होता है? बर्तन धुलने की जगह। चलो इसको लिख लेते हैं। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बर्तन धुलने की जगह। अच्छा वर्ड है। स्कलरी जो होता है बर्तन धुलने की जगह। बर्तन धुलने की जगह। ठीक है, अब बात करते स्टाई। स्टाई मीन्स होता है, क्या होता है? स्टाई मीन्स होता है जहां पर सुअरों को मतलब सुअर को रखा जाता है। जो सुअर वगैरह होते हैं उनको रखने का स्थान क्या होता है? स्टाई। इसको बोलते हैं सुअरशाला। क्या बोलते हैं? सुअरशाला। ठीक है, तो रिजॉर्ट तो आपको पता ही होगा ना, जो हम लोग रिजॉर्ट बनाते हैं, सहारा, या कह सकते हो जहाँ पर हम लोग ठहरते हैं, ठहरने का स्थान रिजॉर्ट का। पेंट्री तो पता ही होगा, फौज में जाना तो आपको दिखेगा पेंट्री वाला। तो ये तो आपको सारे वर्ड याद ही होंगे। इसका मतलब मैंने बता ही दिया। स्कलरी का मतलब होता है बर्तन धुलने की जगह, और स्टाई मीन्स क्या होता है? जहाँ पर सुअर को रखा जाता है, यानी सुअरशाला। यानी इसका आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद आ जाता है इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस को देखना है और उसमें, अब देखो ये जो सेंटेंस दिया है, ये वाला सेंटेंस, ये भी क्या है, मैंने क्या बताया, फिल इन द ब्लैंक ग्रामर से ही उठाता है। अब देखो ये वाला सेंटेंस, इसमें क्या कह रखा, आई वुड डू दैट। आई के बाद वाज होगा, वर होगा, एम होगा, या वुड भी होगा। आप कहोगे सर ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये बता रहा है कि मतलब इमेजिनेशन की बात कर रहा है। यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट डू दैट, तो मैं यह नहीं करता। यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं यह नहीं करता, ना मैं वहां था ना मैंने किया। तो मतलब कहाँ की, पास्ट की बात बता रहा है। तो पास्ट की बात जब इमेजिनेशन की बात होती है, तो मैंने आपको क्या बता रखा था, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, या तो वर का यूज करते हैं। किसका? वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ना वाज आएगा, ना एम आएगा, ना वुड आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। आई वर, क्या करेंगे यहाँ पर? आई वर यू। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू दैट, तो मैं यह नहीं करता, है ना। तो समझ में आ गया, इमेजिनेशन बता रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इडियमेटिक्स एक्सप्रेशन फ्रेजेस। इसका बताना इडियोमेटिक है ना। कह रहा है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट का मतलब होता है, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंगे। क्या होते हैं? कीट पतंगे, है ना, कीड़े मकोड़े। मतलब उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, जरा देख लेते हैं क्या कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, इटाइमोलॉजी कहते हैं, या इंटेमोलॉजी कहते हैं। आपको भी सर कंफ्यूजन हो रहा है, इटाइमोलॉजी कहें या इंटेमोलॉजी कहें, तो जरा आंट की स्पेलिंग बताओ। आंट मीन्स चीटी होता है, ANT। आंट मीन्स क्या होता है? चीटी। तो आंट मीन्स जब चीटी होता है, तो देखो एंट कहाँ लिखा है, ये लिखा है नहीं लिखा? अरे लिखा है नहीं लिखा? तो इसका जो आंसर होगा यही होगा। आंट क्या होती है? हमारी चीटी होती है। क्या होती है? चीटी। आपको इतना तो पता चल गया कि इसका जो आंसर होता है इटाइमो करके कुछ होता है, ऐसे मतलब आपने याद किया होगा कभी। लेकिन कंफ्यूजन जब दोनों एकदम ऑप्शन में रख दे, इटाइमोलॉजी करें कि इंटेमो, तो हमें ये देखना पड़ेगा
आंट में क्या आता है, ANT आता है, आंट मीन चींटी, ठीक है। तो देख लो कहाँ ENT दिख रहा है, तो यही दिख रहा था। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसका जो आंसर होगा डी फॉर दिल्ली होगा, यानी क्या होगा, इंटेमोलॉजी होगा। क्या होगा, इंटेमोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीट पतंगों की जो स्टडी करते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उसको क्या कहते हैं। अब बात समझ लेते हैं एंथ्रो। तो एंथ्रो का अगर मतलब समझें, ये एक रूड वर्ड होता है। एंथ्रो मीन्स होता है मैन। क्या होता है, मैन। अगर लॉजी की बात करें, टू स्टडी, अगर हम मैन के बारे में यानी मानव जात के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं, वही लिख रखा है, एंथ्रोपोलॉजी। अगर जूलॉजी, लॉजी का मतलब मैंने क्या बताया, टू स्टडी यानी अध्ययन करना, और किसके बारे में, जू, जू मतलब जीव विज्ञान, जीवों के बारे में, तो जूलॉजी बन जाता है। इटाइमोलॉजी की बात करें, किसकी, इटाइमोलॉजी, तो ये वाला समझ में आ गया। आगे देखें, लिखा ग्रेन इज रिलेटेड टू ग्रेनरी। देखो ये एक रीजनिंग टाइप का दे दिया, कह रहा है ग्रेन जो अनाज है ना, वो किससे संबंधित है, ग्रेनरी से। किससे संबंधित है, ग्रेनरी से। मतलब ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज। अनाज कहाँ रखा जाता है, आपको सर अनाजशाला में कहाँ रखा जाता है, ग्रेनरी में। तो आप समझते हैं लिखा है ग्रेन इज रिलेटेड टू ग्रेनरी, मतलब अनाज को कहाँ रखा जाता है, आप सर कहो ग्रेनरी में। मतलब इसका जो रिलेशन है, ग्रेन का रिलेशन जो बता रहा है, वो किसके साथ बता रहा है सर, ग्रेनरी के साथ बता रहा है। इंग्लिश में सब पूछता है, रीजनिंग भी पूछ रहा है। देखो ग्रेन का संबंध किससे कह रहा है, ग्रेनरी से, ठीक है। इन द सेम वे एज क्यूरियस, क्यूरियस इसका मतलब तो जिज्ञासु होता है ना, यहाँ पर क्यूरियस नहीं होगा, ये वाला होगा, CURIOUS वाला होगा। OUS वाला क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, क्या होता है, जिज्ञासु। लेकिन यहाँ पर जो होगा CURIOS वाला होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सजावट की जो चीजें होती हैं ना, उनको कहाँ रखा जाता है, वो पूछ रहा है। मतलब इनके रखने का स्थान यहाँ ग्रेनरी है, तो क्यूरियस का रखने का स्थान कहाँ, सर आप कहोगे सर म्यूजियम में। जो एकदम अच्छी चीजें होती हैं, कैसी होती हैं, एकदम कह सकते हो कलाकृतियाँ, क्या होती हैं, कलाकृतियाँ बढ़िया एकदम। आपने देखा होगा जैसे जो अपना अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, हम लोग कहाँ रखते हैं, म्यूजियम में रख देते हैं, नहीं कहते म्यूजियम में रखा है। तो वही कलाकृति जो कह सकते हो सजावट की जो चीजें होती हैं, उनको कहाँ रखते हैं आप, म्यूजियम में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, म्यूजियम में रखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, म्यूजियम होगा। मतलब ये पूछ रहा है स्थान क्या होगा, ठीक है। इसीलिए हमने इसका रिलेशन किससे निकाला, म्यूजियम का। जो कलाकृतियां आप कहाँ रखोगे, CURIOS वाला है, क्यूरियस मीन्स तो जिज्ञासु होता है ना, अगर US कर देगा तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, म्यूजियम हो जाएगा, ठीक है। आर्चिव पता ही है, लेखा यानी पत्र लेखन वगैरह उनको वहां पर रखा जाता है। लाइब्रेरी तो पता ही है, पुस्तकालय। और जू का मतलब तो पता ही, चिड़ियाघर, जानवरों को रखने का स्थान। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। इसके बाद आता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सुटेबल सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। यानी कि ये आपको बताना है, नहीं वन वर्ड बताना है। क्या बताना है, वन वर्ड बताना, मतलब इसमें कौन सा सुटेबल बैठ रहा है। तो कह रहा है टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गुल्टी। मतलब ऐसे कह सकते हो, वह इंसान जो अपराधी ना हो, जिसको मतलब एकदम वर्डिक्ट मतलब पाप मुक्त, कह सकते हो कि जिसने कुछ पाप ही किया ना हो, उसको क्या कहते हैं, ये बात कह रहा है, नॉट गुल्टी, वो अपराधी ना हो, है ना। उस इंसान के बारे में बताना, वो कौन सा होता है इसमें। क्या एक्वेंट होता है, आप कहोगे सर एक्वेंट तो नहीं होता। एक्वेंट का मतलब होता है फैमिलियर यानी परिचित। क्या होता है, परिचित। एक्विट मीन्स होता है दोष मुक्त करना। एक्विट मीन्स क्या होता है, दोष मुक्त करना होता है इसके मीन्स। तो वही कर रहा है, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट, मतलब कि अपराधों। वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर अपराध, वर्डिक्ट। तो वही कह रहा है, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट, मतलब किसी भी आदमी को फ्री कर देना उसके अपराध से। और वो क्या, नॉट गुल्टी, मतलब या तो वो अपराधी ना हो, तो फिर क्या करोगे, उसके लिए एक्विट करोगे यानी दोष मुक्त कर देना। क्या कर देना,
दोष मुक्त कर देना। एक्वायर का मतलब तो पता ही है, ठीक है, कॉमन वर्ड है। एक्यूंस का मतलब होता है स्वीकार करना या स्वीकृत। एक्यूंस का मतलब क्या होता है? स्वीकृत। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इसके बाद दे रखा है इस सेंटेंस हैज फॉर अंडरलाइन पोर्शन मार्क्ड ए कामा बी कामा सी एंड डी। चूज द पोर्शन दैट मस्ट बी चेंज्ड फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। ठीक है, इसमें ये बताना है कि चार पार्ट आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? ए बी सी डी, चार पार्ट दे रखा है। उसमें ये आपको बताना है किस पार्ट में क्या है, किस पार्ट में मस्ट बी चूज द मस्ट करेक्ट, मतलब कौन सा पार्ट हमें करेक्ट करने की जरूरत है ना। ये चीज पूछ रखी है, यानी कि आपको एकदम अंडरलाइन करके दे दिया। देखो कैसे समझते हैं इसको, जरा समझ लेते हैं कैसे समझना है। अगर मैं बात करूं रिवर वाटर पॉल्यूटेड इज ऑफन कर रखा है, मैंने ऑफन को बता रखा था, एक ऑफन वर्ड होता है उसको बता रखा था। ये हैबिट या रूटीन एक्शन बताने वाला वर्ड आपको कि सर बिल्कुल सही है। इसके साथ इंडिकेट दे रखा है, इसके साथ लगा रखा है बाई, इसके बाद दे रखा है एल्जाई डिस्ट्रीब्यूशन। इस सेंटेंस को पूरा देखने से आपको ये नहीं लग रहा ये पैसिव वॉइस में है? आप कहोगे सर बिल्कुल लग रहा है पैसिव वॉइस में, बाई भी लगा रखा है, बाई भी लगा रखा है ना। और अगर पैसिव वॉइस में है तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर क्या आना चाहिए? आप कहोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि इंडिकेट की जगह क्या होना चाहिए? इंडिकेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिकेटेड होना चाहिए। आप बताओ, अब सेंटेंस एकदम करेक्ट है, यानी कि रिवर वाटर पॉल्यूटेड इज ऑफन इंडिकेटेड बाई एल्जाई डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या निकलता है? जो नदी का जो वाटर होता है ना, ये कह रहा है कि जो रिवर वाटर पॉल्यूशन, जो नदी का पानी होता है ना, वो पॉल्यूशन किस तरीके से होता है वो चीज़ बता रहा है। कि जो एल्जाई होता है ना, एल्जाई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ऊपर वे नहीं होता है जो करबात वगैरह, उसके संचार से ये क्या हो जाता है, नदी का पानी कहीं ना कहीं अक्सर पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, ये बता रहा था। तो ये किसमें किसमें बता रहा था? पैसिवाइज हो रहा था। क्या हो रहा था? पैसिवाइज हो रखा था। ये बाई भी बता रखा था। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिवाइज होता है किसमें जाता है? आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिवाइज होता है, आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जैसे इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो ये जो इंडेफिनिट में दिया होगा इसको पैसिवाइज में किया गया तो इज के साथ ऑफन का यूज कर दिया। ठीक है, ये पहले इंडेफिनिट में दिया गया होगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, इसीलिए पैसिवाइज में, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आ गया? इसके बाद देखा जाए, ये दे रखा है आपका पी क्यू आर एस। क्या दे रखा है? पी क्यू आर एस। अब आती है एकदम बढ़िया चीज, इसको कैसे देखेंगे? इसमें क्या पूरा अर्थ अर्थ निकालना पड़ेगा क्या? ये चीजें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है S1 करके दे रखा है, S1 करके दे रखा, पनिशिंग द करप्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क। सर आपको कोई पनिशिंग से क्या स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये क्या जीरेंड का काम कर रहा है। जीरेंड क्या होता है? नाउन का भी काम करने लगता है। तो पनिशिंग द करप्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क। इसके बाद क्या करना, आपको पी क्यू आर एस भरना है। इसके लास्ट में क्या ले जाना? X6 को ले जाना है। क्या ले जाना? S6 को ले जाना है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखते हैं, इनको देख लेते हैं, ऑप्शन भी उठाते हैं। क्या हो सकता है? या तो आपका पहले क्यू आ सकता है या पहले आर आ सकता है। इस वाले पी क्यू आर एस को हम कैसे करते हैं? लिंकिंग मेथड से करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं क्यू उठाएंगे या पी उठाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। मैंने कहा पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। सम कन्वेंशन विल हैव टू बी वुल्ड अप। क्या लिखा है? कन्वेंशन। और इसमें लिखा द लॉ इज नॉट इफेक्टिव दैट इन डीलिंग विथ इट। ठीक है, किसी पर्सन के साथ जो लॉ है ना, वो सही से डील नहीं कर पा रहा है। इसके बाद लिखा दोज कन्वेंशन। अब ये वाला देखो, यहां से कुछ ना आपको लिंक मिल गई। दोज कन्वेंशन मतलब कहीं ना कहीं कन्वेंशन की बात पहले हुई है, तभी तो कहते हैं ना दोज कन्वेंशन। इन कन्वेंशन, कौन इन कन्वेंशन? आप कहोगे सर जो पीछे कन्वेंशन की बात हुई। तो यहां से एक चीज समझ में आ गया, सीक्वेंस, यानी एस के बाद क्यों जाएगा। क्या जाएगा? एस के बाद क्यों जाएगा? जरा ढूंढो। एस के बाद क्यों है? आप कहोगे सर ये तो दिख रहा है। एस के बाद क्यों नहीं है? ये कट कर दो। एस के बाद क्यों नहीं है ना, इसको कट करना पड़ेगा।
इसके बाद देखो एस के बाद क्यू, ये डी भी कट करो, डी भी कट कर दो। अब बचा दो, एक बचा एक ए बचा, यानी एस के बाद क्यू आएगा और एस के बाद क्यू आएगा। अब जरा देख लेते हैं। अब कहा गया पनिशिंग द करप्ट इज अ डिफिकल्ट टास्क, जो मतलब दंड देना जो है ये मतलब करप्शन है, भ्रष्टाचार में जो है ना, भ्रष्टाचार जो जैसे भ्रष्टाचार कोई इंसान करता है उसको क्या है, दंड देना बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट यानी कह रहा है डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन काम है। इसके बाद कर रहा है द लॉ इज नॉट इफेक्टिव, क्या कह रहा है, द लॉ इज नॉट इफेक्टिव इन डीलिंग विद, जो हमारा कानून है ना इसके लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद देखो इट इज डिफिकल्ट टू चार्ज, यानी आर के बाद पी आ सकता है। सो सम कन्वेंशन इन्वेंशन मस्ट द परचेज दिस पॉसिबल इज वी कैन इन इंटेग्रिटी हैव होनेस्ट ऑफ पर्पस। तो इसका जो आंसर होगा आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं एस के बाद क्या जाना चाहिए, क्यू आना चाहिए। आर के जैसे द लॉ इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव द चार्ज। ठीक है, यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जो लॉ है वो क्या नहीं कर पा रहा है, वो चार्ज को प्रूव नहीं कर पा रहा है कि भ्रष्टाचार किसने किया है, मतलब इतने जल्दी आसान तरीका नहीं है ना उसको प्रूव करना, ये कहना चाह रहा है। तो इसीलिए जब प्रूव नहीं होगा तो क्या नहीं कर पाएगा, उसके उसके लिए कानून की सजा नहीं बन पाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपको होगा सर आर पी एस क्यू, इसका आंसर कौन हो जाएगा, आर पी एस क्यू। समझ में आ गया, तो लिंकिंग मेथड आप यहाँ से निकालेंगे। इसके बाद देखो फिर तो आपका दे रखा है इट इज आवर पॉलिसी दैट द रीजनल लैंग्वेजेस शुड प्रॉस्पर। ठीक है, इसके बाद दे रखा है, अब देखो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा है इट इज आवर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी है दैट की द रीजनल लैंग्वेज शुड प्रॉस्पर, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए। और इसके बाद कह रहा है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज शुड बी रीजनल लैंग्वेज, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके बाद देखो कहीं इसका लिंक बिठा रहा है दे शुड नेवर बी रिप्लेस्ड बाय अदर लैंग्वेजेस, मतलब किनको, इन लैंग्वेजेस को किसी दूसरे लैंग्वेज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यानी कि एस के बाद इसमें भी क्या जा रहा है, क्यू जा रहा है, एस के बाद क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। ठीक है, तो एस के बाद क्यू इसमें आ रहा है, एस के बाद क्यू नहीं आ रहा है, एस के बाद क्यू आ रहा है, एस के बाद क्यू नहीं आ रहा है। तो बचे दो ऑप्शन, यानी 50% हमने हल कर लिया। अब बचे दो ऑप्शन। अब देखते हैं भाई एस के बाद पी आएगा या एस के बाद क्यू आएगा, जरा देख लो। तो पहला तो हमें पता चल गया कि इसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, एस आएगा। अब एस के बाद पी जाएगा या क्यू आएगा, ये देख लो। तो आप कहोगे सर एस के बाद क्यू जाएगा, एस के बाद पी नहीं जाएगा, एस के बाद क्या जाएगा, क्यू जाएगा, एस के बाद पी नहीं जाएगा। तो एस के बाद क्या जाना चाहिए, क्यू जाना चाहिए। तो एस क्यू पी आर क्या होता है, एस की क्यू पी आर, इसके बाद ये जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ऐसे किया जाता है, इसका अर्थ नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस क्यू पी आर। आ गया समझ में, आगे चलें। इसके बाद दे रखा है पैसिव, एक्टिव पैसिव दे रखा है, इसको क्या बताना है, एक्टिव पैसिव बताना है। इसका मतलब दे रखा है सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब देखो इसको कैसे दे रखा है, वाई वाज ही रिफ्यूज एडमिट टेंस दिया दे रखा है ना, इसको कैसे चेंज करना है। जैसे इसको मैंने देखा, जैसे मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार इधर थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्या वर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं होगा, मैं बताऊंगा कैसे नहीं होगा। आर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा, पास्ट तो पास्ट ही में जाएगा। डू ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या निकल आया, बस वाई डिड। और डिड का पैसिव वॉइस किस में जाता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस में जाता है आपको, सर पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस में। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। ग्रैंड फादर वॉज डिगिंग बाई द फ्लावर बेड्स, इसका भी क्या बनाना है, एक्टिव पैसिव बनाना। देखो कैसे बनाना है, मैंने क्या बता रखा था, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। द फ्लावर बेड्स, देखो कहाँ लिखा, द ग्रैंड फादर इसमें बना रखा है, ये तो गलत हो गया। और इसमें कुछ देखना ही नहीं था, जब पैसे वाइज की बात करें तो वाज दे रखा है, तो अगर वाज वर दे रखा होता तो क्या करते हैं, वाज वर या इसके साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है, तो वही वाला देख लो।
क्या जरूरत है दुनियादारी। ये वर डिगिंग कर रखा, हटाओ इसको। वर बीइंग हो सकता है, वर बीइंग। अब एक बात देखते हैं, क्या ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का खेल है? बिल्कुल है। द फ्लावर पहले आएगा, द फ्लावर पहले आएगा, इसमें वर बीइंग की जगह ग्रैंडफादर कर रहा है, आंसर डी इज करेक्ट। तो आंसर डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए, चलें आगे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको करेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखो चौफर, चौफर मीन्स होता है चालक। जब चौफर की स्पेलिंग, चौफर लिखोगे तो ऐसे लिखते हो ना, चाफर। आपको कोई सर, सही बात है। तो चा में जब आ रहा है तो आ लगाओ ना, ओ क्यों लगा रहे हो? इसमें ओ लगा रखा था। जबकि चाफर में क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। यहाँ पर ओ की जगह क्या आएगा? ए आएगा, यानी कि ये वाला तो गलत है। ये लिखा कालूसस, क्या लिखा है? कालूसस। अगर कालूसस की बात करें तो कालूसस भाई, कालूसस में डबल एस आता है, एक एस नहीं आता, ये भी गलत हो गया। गोर्जियस की बात करें तो गोर्जियस का मतलब होता है भव्य या शानदार। तो गोर्जियस बिल्कुल सही लिखा है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट मीनिंग बतानी थी गोर्जियस। ये वाला देख लो, हैकंड। हैकंड की बात करें तो एन ई होता है। क्या होता है? एन ई। समझ में आ गया? ये वाला समझ में आ गया पक्का? चलें, गोर्जियस को कैसे याद करेंगे? जॉर्ज, जी ओ आर जी ई ओ यू एस, तो सभी को पता होता है गोर्जियस। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट बताना है इसमें भी। अनसरमाउंट, अनसरमाउंट में तो आई एन आता है सर, ये गलत हो गया। एक्सचेकर, एक्सचेकर क्या होता है सर? इसकी बात करें तो ये होता है सरकारी खजाना या कोष। क्या होता है? सरकारी खजाना या कोष। ठीक है। अगर करें डिलापिडेटेड, ये भी गलत, इसमें डबल एल का आई आ रहा है, एक ही एल आता है। ठीक है। इसके बाद करें रिपर, रिपर में तो यू आर नहीं आता, ई आर आता है। क्या आता है? ई आर आता है, और डबल एस आता है। यानी रिपरकर्सन की क्या होती है? रिपर, रिपरकसन, ये होता है। ठीक है। तो ये भी अपना गलत था, ये भी अपना गलत था। जब आपकी तीन गलत हो ही गई हैं तो इसका आंसर फिर कौन सा निकल आएगा? ये निकल आएगा एक्सचेक्योर। क्या निकल आएगा? एक्सचेकर। ठीक है, एक्सचेकर यानी कि सरकारी खजाना। आ गया समझ में? इसके बाद देखो, सिलेक्ट, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या बताना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है। इसमें कुछ देखना ही नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या नहीं देखना होता है? कुछ नहीं देखना होता। बस सीधे बात करते हैं किसकी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें दे रखा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसमें जाएगा? आप कहोगे सर पास्ट में जाएगा। किसमें जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस ढूंढो भैया, पास्ट कंटिन्यूअस ढूंढो। ये तो पास्ट का इंडेफिनिट है, इसको गलत कर दो। पास्ट कंटिन्यूअस देखो, ही सेड दैट ही वाज, है पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद बाइंग अ न्यू, आगे देखो, आगे भी दे रखा है क्या कुछ? ही सेड दैट ही हैड बीन, हैड बीन ये तो परफेक्ट दे रखा है, इसको हटाओ। ही सेड दैट ही इज बाइंग, ये भी गलत। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। कोई दिक्कत आपको? कि सर नहीं दिक्कत, तो हमें कुछ देखना ही नहीं था। इज आर एम को किसमें? वाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो वाज वर्ब में चेंज कर दिया। इसके बाद देखें, मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। अब एक चीज समझते हो, जैसे ये वाला सेंटेंस दिया रहता है, ये इस पे समझ लो। जैसे ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस अगर किस में दिया रहेगा? प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तो ये वाला सेंटेंस चेंज नहीं होता है। जरा देखो क्या ये दिया है? प्रेजेंट बिल्कुल दिया है। दे रखा है मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। तो इसको क्या करेंगे? मोहन सेज कामा इन्वर्टेड कामा टीचर इज नॉट, यानी ये वाला टेंस नहीं बदलता है। बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? यहाँ देखो सेड दे रखा है, ये वाला गलत, ये गलत। मोहन सेज, टीचर वाज दे रखा है, इसको चेंज कर रखा है, जबकि ये चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में ये वाला टेंस दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे चलें। इम्प्रूवमेंट करना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। इसका क्या करना है? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली।
डाई हार्ड। क्या लिखा है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो बुरी आदतें होती है बड़ी मुश्किल से खत्म होती हैं। हार्ड मीन्स क्या होता है? उसका मतलब भी होता है मुश्किल। और अगर इसकी बात करें डाई हार्डली, तो इसका मतलब भी होता है मुश्किल से, है ना। तो इसका जो आंसर है वो नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो हमारा लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका जो ग्रामर जो मानता है डाई हार्ड ही मानता है। क्या मानता है? डाई हार्ड। यानी कि ओल्ड हैबिट्स जो है हमारी, वो डाई हार्ड बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। ठीक है, कहने के लिए आप ये कह सकते हो, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है। ठीक है, डाई हार्ड। ठीक है, आगे देखें। लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस एमंग द अल्टरनेटिव। इसका, हाँ इसका हो सकता है ये जो सर, ये दोनों एक ही सेंस देता है, सेम मीनिंग है इसका। अगर हाँ, जैसे ये भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है ये नहीं होगा। लेकिन अगर ये यहाँ दे रखा तो इसके इसके अकॉर्डिंग नो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा वेस्ट, क्योंकि दोनों सही है, इसका सेम मीनिंग होता है। इसके बाद देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस एमंग द अल्टरनेटिव। हाँ इसको देख लेते हैं, ये क्या है। मतलब एक सेंटेंस, इसमें एक सेंटेंस मतलब ए बी सी चार पार्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? चार पार्ट दे रखे हैं। आपको इसमें बताना है कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट सही है। आपने एक प्रोनाउन में नियम पढ़ा होगा, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो कौन से होते हैं? ही, मतलब आई और वी कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो यू होता है। अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही सी इट या किसी का नेम। ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं? ये सर होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। अब बात आती है, अगर हमें कहीं ऐसे मतलब अच्छे सेंस में अगर हमें बात करनी है, तो हम नियम फॉलो करते हैं 231। 231 सर क्या है? ये 231 हम लोग इसको प्रोनाउन में अच्छे से पढ़ेंगे। 231 यानी अगर हमें अच्छे सेंस के लिए करना है ना, किसी समस्या को नहीं दिखा रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब सेकंड पर्सन पहले लाएंगे, फिर थर्ड पर्सन, इसके बाद क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। यानी किसका यूज करेंगे? 231 का। अब जरा देखो, चेक करो, ये लिखा है दो, थर्ड पर्सन शशि, और ये क्या ये 231 का यूज कर रहा है? यू शशि, मतलब यू कॉमा शशि एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि वो स्टडी खत्म करने की बात कर रहा है, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ये बी वाला बिल्कुल सही होगा, बी फॉर बॉम्बे। यानी कि इसका जो सीक्वेंस है यही वाला, यही पूछ रहा था इसमें क्या, यानी कि क्या कह रहा था? करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा था। क्या कह रहा था? करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा था। कोई दिक्कत? अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये सर सही नहीं है जो बता रहे हो आप? तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको बिफोर लिखा मिल जाए, क्या मिला लिखा मिल जाए? बिफोर। जब बिफोर लिखा मिल जाता है, तो बिफोर से पहले क्या आता है? आप कहोगे सर एंटीसीडेंट। जो काम पहले, जैसे इसके बाद क्या बनेगा? आप कहोगे सर इसके बाद सेकंड ऑफर, इसके बाद क्या रहता है? परफेक्ट रहता है। परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर डाइड कर रखा है, यहाँ हैड डाइड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हैड डाइड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? हैड डाइड होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये वाला तो गलत हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, द टीचर सेड, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा दे लई बिकम अ यूनियन टेरिटरी सिंस 1956, है ना। इसको, इसका क्या करना है? इसका आपका इनडायरेक्ट बनाना है ना। कैसे बनाना? देखो, जैसे अगर इसको पढ़ें, द टीचर सेड यानी कि दे लई बिकम अ यूनियन टेरिटरी, यानी जो यूनियन टेरिटरी बना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, कब बना है दिल्ली? जरा 1956 में बना है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हिस्टोरिकल बात हो रही है? हिस्टोरिकल बात हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जब ऐसा होता है तो सीधे क्या करते हैं? दैट लगा के जोड़ देते हैं। ऐसे ही पढ़ा है ना, ऐसे ही पढ़ा है ना। तो वही वाला ढूंढ लो फिर। द टीचर सेड दैट दिल्ली हैड बीन अ यूनियन टेरिटरी इन 1956। आप कहोगे सर इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। दैट लगा के सीधे जोड़ेंगे। दैट दिल्ली वॉज, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बात करते हैं, द टीचर सेड दैट दिल्ली बिकम अ यूनियन टेरिटरी, है ना, बिकम यूनियन टेरिटरी इन 1957। ठीक है, 6। ये वाला भी आपका, द टीचर सेड दैट दिल्ली बिकेम अ यूनियन
टेरिटरी इन 19, ये तो सेम ऑप्शन दे रखा है, दैट दिल्ली बिकम यूनियन टेरिटरी इन, तो इसके दोनों आंसर है, ठीक है, ये वाला, यानी कहने का मतलब ये है, सेम ही दे रखा है ना, सेम है इसका, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, यानी कहने का मतलब ये है, जैसे आपका कोई हिस्टोरिकल इवेंट जब दिए रहे, मतलब हिस्टोरिकल कोई घटना बताई जाती है, यानी जियोग्राफिकल कोई बात बताई जाए, यानी कि उसको किस में रखते हैं हमेशा, यूनिवर्सल ट्रुथ में। जब ये यूनिवर्सल ट्रुथ में रहेगा तो इसका टेंस चेंज नहीं होता, तो बिकम को हम क्या रखेंगे, बिकम, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, दैट लगा के सीधे जोड़ देते हैं, यानी द टीचर सेड दैट बिकेम यूनियन, बिल्कुल सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, लिखा है रेखा एंड सीमा, इसका फिल इन द ब्लैंक करना है, क्या करना है, PQRS करना है, चूज द प्रॉपर सिक्वेंस एंड मार्क योर आंसर। लिखा है रेखा एंड सीमा, क्या लिखा है, रेखा एंड सीमा, इसके बाद आपको ये दे रखा है, ठीक है। अब रेखा एंड सीमा यानी कि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जा रहे हैं, क्या, दो सब्जेक्ट एंड, इसके बाद हमें क्या आना चाहिए सर, आप कहोगे सर कुड पास दियर एग्जाम, रेखा एंड सीमा कुड पास दियर एग्जाम इजिली, यानी कि जो ये दोनों लड़कियां हैं ना, ये क्या करेंगी, रेखा और सीमा कुड पास दियर एग्जाम, अपना एग्जाम आसानी से पास कर पाएंगी, कर सकेंगी, कब, जब इफ द स्टडीज हार्ड, जब ये क्या करेंगे, स्टडी को हार्ड मतलब अच्छी तरीके से, कठिन मेहनत मतलब अच्छी तरीके से मेहनत करेंगी, वो कहना चाह रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, क्यू आएगा, यानी क्यू से स्टार्ट होगा, देखो जरा भैया क्यू वाला कौन सा है, ये तो पी से स्टार्ट हो रहा है, ये आर से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्यू के बाद आर आएगा या पी आएगा, देखो कौन सा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है, तो रेखा एंड सीमा कुड पास दियर एग्जामिनेशन इजिली, क्यू के बाद पी, इफ दे स्टडी हार्ड, हाँ सही बात है, यानी कि वो क्या करेगी, कठिन परिश्रम करेगी, मतलब कठिन मेहनत करेगी, मतलब अच्छी हार्ड वर्क करेगी, तो इजिली से पास कर पाएगी। और क्या करेंगे, विथ ऑल दियर हार्ट एंड सोल, उसको मतलब मेहनत बहुत ही आत्म मन से करना पड़ेगा, एंड डिड नॉट वेस्ट दियर, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा जा रहा है, क्यू के बाद पी, पी के बाद क्या जा रहा है, आर, आर के बाद हमारा एस जा रहा है, QPRS, क्या दे रखा है, QPRS, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद देखो ये दे रखा है, चूज द रॉन्ग स्पेल्ड, इसमें गलत मीनिंग बताना है, क्या बताना है, गलत मीनिंग बताना है। मैंने आपको एक चीज बता रखा था, अगर आपको कहीं पूछ दे रिसीव, आपको डिसीव पूछ दे, अभी पिछले पेपर में डिसीव मिली थी, इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें रिलीव पूछ रखा है। मैं अगर आपसे बात करूं, ई पहले आता है या आई, अल्फाबेट में आप कहोगे सर ई पहले आता आई बाद में आता है, तो जरा चेक करें रिलीव में, ई पहले आता आई बाद में आता, यही है इसका आंसर, यही गलत था, ठीक है, इसका आंसर रॉन्ग स्पेल्ड पूछ रखा ना, तो रिलीव में पहले ई आता है और बाद में क्या आता है, आई आता है। जैसे मैं कहूँ डिसीव, डिसीव है ना, ये बता रखा था मैंने आपको, तो इसमें क्या आ रहा, पहले ई आता है बाद में क्या आता है, आई आता है, पक्की बात, चलें। इसके बाद आता है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड, इसमें भी आपको क्या बताना है, रॉन्गली यानी गलत मीनिंग बताना है। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी तो सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा, पॉसिबिलिटी सही लिखा है ये भी। अगर बात करें जेनरोसिटी, ये भी सही लिखा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग क्या होती है, RESPONSIBILTY, है ना, तो ये होता है हमारा, यानी कहने का मतलब होता है, इसमें क्या नहीं दे रखा था, RES दे रखा था, RESPONPONSI, आई नहीं दे रखा था यहाँ पर, क्या, यहाँ पर आई होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, इसीलिए गलत कर दिया, ठीक है, मिस स्पेल्ड, बताना क्या था, गलत वाली बताना था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि वहां पर एस के बाद क्या आएगा, आई का यूज होता है, ठीक है। अब देखो ये दे रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दे रखा है, प्रीपोजिशन है ना, जब प्रीपोजिशन की बात करें तो देखो दे रखा है, लाइफ इज कंपेयर्ड फिल इन द ब्लिंक ऑफ बैटल फ्रॉम बाई विथ टू,
जो कंपेयर्ड के साथ विद आता है, क्या आता है? विद। कब आता है? अगर बात करें कंपेयर्ड विद की, तो ये क्या करेगा? ये कंपेयर्ड का मतलब समझ लेते हैं तुलना करना होता है। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना। जब दो सेम थिंग्स के बारे में क्या तुलना हो रही हो, सिमिलर थिंग्स, तो उसमें होता है कंपेयर विद। अगर क्या होता है, अगर कंपेयर के साथ टू आएगा, कब? कंपेयर के साथ अगर कंपेयर टू लगाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा? जो इसमें डिसिमिलर की बात कर रहा होगा, मतलब दोनों चीजें अलग अलग हो रही होंगी, है ना। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कंपेयर टू का, है ना। जैसे लिखा है डोंट कंपेयर्ड, डोंट कंपेयर्ड, डोंट कंपेयर विद माई पेन टू योर बुक, योर बुक। आपको सर आपने इसमें टू लगा दिया है, कंपेयर के साथ क्या लगा दिया? टू लगा दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो मेरा जो पेन है ना, विद माई पेन, तो मेरे पेन की कंपेयर किससे हो रही? बुक से। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? आप कहोगे सर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। क्या हैं? दोनों चीजें अलग। जब दोनों चीजें अलग अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों चीजें जब अलग अलग होती हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। अब जरा इस पे देख लेते हैं। लाइफ इज कंपेयर्ड अ बैटल। अगर लाइफ की तुलना किससे की जाए, जैसे नहीं कह देते हैं कि लाइफ एक युद्ध है, मतलब सारे दिन लगे रहना, तो बिल्कुल मतलब इसका क्या, जो लाइफ की तुलना की जा रही है बैटल से, कहीं ना कहीं ये एक सिमिलर चीज है। तो जब लाइफ की तुलना बैटल से की जा रही है तो क्या होगा भैया? विद का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये कहावत टाइप की होती है ना, तो वही चीज हो जाता है। तो लाइफ इज अ कंपेयर्ड विद अ बैटल। ठीक है। अब देखो, राम वाज एन हियर। हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। आविक फॉर्चून, जब आपने देखा होगा, अगर थ्रोन की बात की जाए, मतलब अगर किसी सिंहासन की बात की जाए यानी उत्तराधिकार की बात की जाए, तो उसके साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। क्या आता है? टू आता है, हियर टू। यानी कह सकते हो राम वाज एन हियर टू अ बिग फॉर्चून। जो राम थे ना, वो एक बड़ी संपत्ति के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। कैसे थे? एक बड़ी संपत्ति के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। तो इसका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। इसका क्या हो जाएगा? सी। आगे देखें। आई एम टायर्ड वर्किंग फॉर सिक्स आवर्स कंटिन्यूसली। अब जैसे इसमें बात करें तो वर्किंग फॉर 6 आवर कंटिन्यूसली, वह क्या कर रहा है? टाइड ऑफ की बात करें, टाइड ऑफ की, तो इसका मतलब होता है थकान होता है। क्या होता है? थकान होता है, थक जाना, है ना, ऊब जाना। तो जैसे यहाँ पर हम करते हैं टाइड ऑफ, क्या करते हैं? टाइड। तो आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर 6 आवर्स कंटिन्यूस। अगर हम क्या करेंगे? 6 घंटे लगातार काम करते रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? हम थक जाएंगे या उससे ऊब जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा? टायर्ड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर 6 आवर्स, मतलब इसका आंसर ही होता है कि ऊब जाना या थक जाना। ठीक। अब लिखा राम पार्टेड हिज फ्रेंड। इसमें विद आएगा, बाई आएगा, फ्रॉम आएगा या अपन आएगा? तो आप कहोगे सर एक मैंने पढ़ा था पार्ट, पार्ट के साथ फ्रॉम कब आता है? आप कहोगे सर किसी से अलग हो जाना। मतलब क्या अलग हो जाना? पार्ट के साथ फ्रॉम कब आता है? जब किसी से अलग होना, मतलब किसी की यादों से अलग हो जाना, मतलब कह सकते हो जुदा हो जाना, है ना। तो पार्ट के साथ क्या आता है? फ्रॉम आता है। अगर बात करो कि किसकी, पार्ट विद, तो किसी वस्तु यानी थिंग्स के लिए आता है पार्ट विद। पार्ट विद कब आता है? ये किसी थिंग्स के लिए आता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राम पार्टेड हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड उसकी थिंग्स है, कोई वस्तु है क्या? उसका दोस्त क्या है? ये कोई पर्सन है। ठीक है। तो ये क्या अपने दोस्त क्या कर रहा है? राम पार्टेड, पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड, किससे? अपने दोस्तों से अलग हो रहा है, यानी जुदा हो रहा है। ठीक है। तो पार्ट क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि वो क्या करेगा? अपने दोस्तों से अलग होने की बात कर रहा है, तो जब
दोस्तों से अलग होगा तो पार्ट के साथ विद का यूज करते हैं, और किसी थिंग की बात करेगा तो विद का यूज करते हैं। ठीक है। एंटोनिम पूछा है वागरेंट का, किसका? वागरेंट का। वागरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़ टाइप का, आवारा टाइप का, कह लो इधर उधर घुमक्कड़ टाइप है ना, इधर उधर घूमने वाला। इसको लर्न कैसे करना है, जैसे हमने देखा होगा भाग का मतलब क्या होता है, भाग। रेंट का मतलब क्या होता है, जो किराए पे लेते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग रूम रेंट पे लेते हैं तो हमें इधर उधर बहुत भागना पड़ता है, इधर भाग रहे रूम देखने, उधर देखने, है ना। तो भाग रेंट का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूमना, मतलब आवारा टाइप का। क्या होता है? आवारा टाइप का। इसका हमें बताना था एंटोनिम। वागाबैंड, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है घुमक्कड़ टाइप का, इधर उधर घूमना। वागाबैंड देखा है ना पाकिस्तान में, लोग उस पर बॉर्डर पे क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये तो इसका होगा नहीं। वाइस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब द्विपक्षी, है ना। और जेंटलमैन, जेंटलमैन तो आपको पता ही, महान भाव। ट्रैम्प का मतलब भी होता है इधर उधर घूमना। जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिहर्सल देने गए तो ट्रैम्प करते हैं ना, आपने देखा होगा कपड़े पहन के लेडीज आती है वो सब, उसका मतलब भी होता है। इसका आंसर क्या बताना था, मैं इसको अपोजिट बताना था, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, ए बी सी, यानी कि सी पार्ट आपका सही है। ठीक है, जेंटलमैन, क्योंकि इसके सारे आंसर एक ही निकल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेंटलमैन। ठीक, आगे देखें। राम सेड आई एम हैप्पी टुडे। अब एक चीज इसमें देखना होता है, इसका क्या बताना है, ऑप्शन देख के पता चल रहा है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना। जैसे हम देखें, राम सेड दैट, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम आई एम हैप्पी टुडे। टुडे का क्या बनता है सर, दैट डे बनता है। क्या बनता है, दैट डे। सबसे पहले तो यही चेक कर लेते हैं। टुडे, इसको हटाओ, टुडे सर इसको हटाओ, दैट डे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बात करते हैं एम की। एम किस में जाएगा, वाज में जाएगा। आई के अकॉर्डिंग ही आएगा, ही के बाद क्या जाएगा, ही के बाद वाज। ये देखो ही के साथ वर लगा रहा है, ये गलत करो, इसके साथ क्या हो गया, आंसर ए हो गया। क्या हो गया, आंसर ए हो गया। यानी राम सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, आगे देखें। आगे आपका दिया सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा दे मस्ट कैरी ऑन दियर वर्क। तो इसका देखते हैं, सी दैट दे मस्ट कैरी दियर वर्क, ये तो नहीं होगा। इसके बाद हैड टू, नहीं। मस्ट हैव कैरीड, मस्ट हैव नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन के कोडिंग है ये वाला ज्यादा करेक्ट है, यानी सी सेड दैट दे माइट कैरी ऑन दियर दियर वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये आपका आ गया पैसेज। पैसेज को कैसे हल करना है, पहले क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आखिर में पूछा क्या गया। ठीक है, पैसेज में पूछा क्या गया, चलो देखते हैं। पूछा गया द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ ईरान ग्रीक एंड रोम केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल्स। मतलब ये कह रहा है किस रूल्स, मतलब ड्यूरिंग द रूल्स मतलब किस शासक के दौरान जो इंडिया में ईरान ग्रीक और रोम की कल्चर, मतलब ये कह रहा है किस रूरल के, मतलब किस शासक के दौरान इस ग्रीक रोम और ये ग्रीक रोम और ईरान की सभ्यता यानी कल्चर भारत में आया, है ना। वो पूछना है, मतलब कौन से शासक थे उनके दौरान ये आया था, ये एक बात बतानी है। आगे बताना द सक्सेसर ऑफ द नन्स हुज कैपिटल वाज द पाटलिपुत्र। जब सक्सेसर, सक्सेसर माने क्या होता है, उत्तराधिकारी, किसके थे, नन्स के। हुज उस जो कि कैपिटल वाज द पाटलिपुत्र थी, वो चीज बतानी है। गंधर्व स्टाइल यानी गंधर्व कला आर्ट इमर्ज एंड फ्लोरिश का मतलब फला फूली ड्यूरिंग द रीजन, किस शासक के दौरान जो ये गंधर्व स्टाइल है ये फली फूली थी, वो बताना है। ठीक है, तो हु पेट्रोनाइज द महायान फ्रॉम बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म है उसका जो महायान है उसका संरक्षण किसने किया, ये चीज बताना। यानी कि आपके 4 क्वेश्चन ये दिए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। याद रखना क्या क्या पूछा गया था।
लिख रखा है आ स्ट्रगल फॉर पावर बिगेन विथ बिम्बिसार एंड अजातशत्रु ऑफ द किंगडम ऑफ मगध, यानी कि मगध साम्राज्य के लिए बिम्बिसार और अजातशत्रु का क्या हुआ, स्ट्रगल, सख्त के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ, यानी संघर्ष शुरू हुआ। इन द 4th सेंचुरी BC नंद केम, यानी कि 4वीं शताब्दी में द नंद केम, यानी नंस केम आए टू पावर, सत्ता में आए विद दियर कैपिटल एट पाटलिपुत्र, जब उन्होंने क्या करा, अपना राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। दे वर लेटर रिप्लेस, उन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसमें, मौर्य में। किसको, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, द वर रिप्लेस्ड बाय मौर्य। अब देखो जरा इसको देखते हैं एक बार, यही तो कह रहा द सक्सेसर ऑफ द नंस, जो सक्सेसर के वो सक्सेसर थे किसके, नंस के। हुज कैपिटल वाज देयर पाटलिपुत्र थी किसके, किसको रिप्लेस किया था, ग्रीक, इरानियंस, मौर्य या शक। आप देख लो, इसको ध्यान से देखेंगे। आगे देखते हैं अब, लिखा एट द क्लोज ऑफ सेम सेंचुरी, मतलब इसी मौर्य, इसको क्या किया था, ये जो आपका ये मगध था ना, ये नंद, इसको क्या कर दिया था, मौर्य वंश में स्थापित कर दिया गया था सेम सेंचुरी में। तो ये बात तो समझ में आ गई, किसमें, मौर्य में, ठीक है। इसके बाद दिस केम अबाउट पार्टली कंडीशन इज द रिजल्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन, ये जो अंशतः ये रिजल्ट हुआ, कंडीशन ये दशा हुई, रिजल्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, यानी कि अलेक्जेंडर के युद्ध के समय, एंड डिक्लाइन ऑफ ईरानियन, यानी ईरानियन के जो स्ट्रेंथ थी वो समाप्त हो रही थी इन इंडिया, मतलब भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य टुक एडवांटेज, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसका फायदा लिया, ऑफ अनसेटल्ड कंडीशन, किस कंडीशन का, जो ये अनस्तर फैली हुई थी मतलब इंडिया में। एंड विद द हेल्प ऑफ एडवाइजर कौटिल, और एडवाइजर ऑफ कौटिल, यानी कौटिल्य की सहायता से, उसका जो सलाहकार था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, कौन, कौटिल्य, उसकी सलाह से बुल्ड द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर ऑफ इंडिया, और क्या बन गया, भारत का एक महान शासक बन गया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अंडर हिम एंड हिज टू ग्रेट सक्सेसर, इनके अंडर दो सक्सेसर थे, महान सक्सेसर थे, कौन कौन से, बिंदुसार एंड अशोक, अशोक ऑलमोस्ट द whole of India's with the exception farthest south was, इन्होंने क्या किया, एक्सेप्शन मतलब इनको छोड़कर, किसको, farthest साउथ, यानी दक्षिण के पार्ट को छोड़कर इन्होंने क्या किया, सभी जगह अपना साम्राज्य को स्थापित किया। मैनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण विकास टुक प्लेस इन द सोशल इकोनॉमिक्स एंड कल्चर लाइफ ऑफ इंडियन पीपल्स इन दिस पीरियड, इन्होंने अपने समय में जो भारतीय लोगों के लिए बहुत सारे विकास, सोशल कह सकते हो सोशलिस्ट, यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिकल है ना, कल्चरल इतिहास में बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान किए। पार्टिकुलरली अंशतः इम्पोर्टेंट वाज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का स्प्रेड, यानी कि प्रचार भी किया, विच हैज बीन इंट्रोड्यूस अर्लियर, हम इससे क्या हो सके हैं, परिचित हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखो, द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, मतलब डिक्लाइन किसका, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, द मौर्य एम्पायर आफ्टर द रूल्स ऑफ अशोक वाज फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड एंड न्यू इन्वेजन एंड, मतलब मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट हुआ, ऑफ अशोक वाज फॉलोड, फिर क्या हुआ, अशोक वाज फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड, यानी कि अशोक ने क्या किया, लंबे समय तक, ऑफ न्यू इन्वेजन, नए नए आक्रमण, एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट, उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया किसका, स्मॉल स्टेट का, यानी छोटे छोटे राज्यों को, ऑफ द फॉरेन इन्वेजन, जब क्या, विदेशी, द फर्स्ट वॉर दैट ऑफ द ग्रीक, मतलब भारत पे हु वर द रूल्स ऑफ बैक्टीरिया, देखो हाँ, ऑफ द फॉरेन इन्वेजन, यानी विदेशी आक्रमण, द फर्स्ट वॉर दैट ऑफ ग्रीक, यानी कि भारत पर जो जो फर्स्ट आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था, ग्रीस का हुआ था। हु वर द रूल्स ऑफ बैक्टीरिया, जो कहाँ के शासक थे, वो बैक्टीरिया के शासक थे, कहाँ के थे, बैक्टीरिया के शासक थे। दे कंकर्ड द पंजाब एंड पार्ट ऑफ सिंध, कंकर्ड माने होता है सहमत, एंड द पंजाब एंड पार्ट ऑफ सिंध एंड दियर कॉन्टेक्ट हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर, कहने का मतलब ये है कि जो इनका जो मतलब इनका ये जो ईरानी थे, इनका क्या था, पंजाब और सिंध पर भी क्या था, भारतीय लोगों मतलब इन पर कब्जा था, तो जो अपने इंडियन लोग थे, इनकी कल्चर का उन पर क्या था, प्रभाव था, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, गंधर्व स्टाइल आर्ट इमर्ज,
ये देखो लिखा, गंधर्व स्टाइल ऑफ आर्ट इमर्ज एंड फ्लोरिश, मतलब जो गंधर्व शैली है वो फली फूली। द ग्रेटेस्ट ग्रीक, जो महान ईरानी थे, ग्रीक माने होता है ईरानी रूलर्स इन इंडियाज व्हाट मीनेडर इन सेकेंड सेंचुरी हु बिकम बुद्धिस्ट। देखो, गंधर्व स्टाइल ऑफ द इमर्ज यानी फली फूली। द ग्रेटेस्ट ग्रीक रूलर इन इंडिया वाज मीनेंडर सेकेंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में जो मीनेंडर था, ग्रीक शासक क्या था, ग्रीक यानी ग्रीक के समय, ईरानियों के समय क्या थी, अपनी ये गंधर्व शैली क्या हुई थी, फली फूली थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और ये कब की बात है, ये सेकेंड सेंचुरी की बात है। हु बिकम बुद्धिस्ट, और वो क्या बन गया, बुद्धिस्ट बन गया। द ग्रीक इन्वेजन वॉज फॉलोड बाई शक, ग्रीक इन्वेजन फॉलोड बाई शक, यानी शकों का ग्रीक यानी कि ईरानियों पर युद्ध, यानी इन्वेजन माने आक्रमण हो गया। द शक डिस्प्लेड द ग्रीक, शक ने क्या कर दिया, जो शक थे उन्होंने डिस्प्लेस्ड कर दिया द ग्रीक इन बैक्टीरियस एंड स्प्रेड दियर पावर, उन्होंने शक को क्या मतलब ईरानियों को क्या कर दिया, शकों ने वहां से हटा दिया, और बैक्टीरिया जो कि क्या के थे, बैक्टीरिया के शासक, एंड स्प्रेड दियर पावर इन वेस्टर्न इंडिया, मतलब उन्होंने क्या कहा, पश्चिम भारत पर अपना कब्जा कर लिया। वन ऑफ द शक किंग वाज रुद्रदामन, वन ऑफ द शक किंग वाज रुद्रदामन, मतलब जो शकों का जो राजा था वो कौन था, रुद्रमैन था, है ना। हु एज नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम से पता चलता है, हु इज डिवोटी ऑफ शिवा, वो किसका डिवोटी था, यानी भक्त था, किसका, डिवोटी मीन्स क्या होता है, भक्त, ऑफ शिवा यानी कि वो शिवा का भक्त था, शिव का भक्त था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टेंट इरीगेशन वर्क इन सौराष्ट्र, वो सौराष्ट्र में बहुत सारी सिंचाई जैसी कारणों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। द शक लाइक अदर, शक लाइक अदर इन्वेडर, शकों के अलावा भी बहुत सारे इन्वेडर बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन इंडिया, मतलब शकों के अलावा भी बहुत सारे जो इन्वेडर थे वो इंडिया के, भारत के क्या बने, हिस्सा बने। ठीक है, डेवलप, इसके बाद पार्ट ऑफ इंडिया लाइफ एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कल्चर, यानी कि इनके अलावा भी क्या हुआ, जैसे भारत में बहुत सारे क्या थे, शकों के अलावा बहुत सारे इन्वेडर थे, उनका भी क्या हुआ, उनके युद्ध का भी भारत के कल्चर पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखो, एनोदर, यहाँ से एनोदर ग्रुप इन्वेडर्स इन सेंट्रल इंडिया वॉज दैट ऑफ कुषाण, एक दूसरा ग्रुप था इन्वेडर्स जो होते हैं ना, जो युद्ध लड़ते हैं उनको बोलते हैं इन्वेडर्स। इन सेंट्रल इंडिया मध्य एशिया वॉज द कुषाण, मतलब मध्य एशिया, कुषाणों का क्या था, एक दूसरा ग्रुप था, मतलब युद्धकारों का एक दूसरा भी एक सेंट्रल मध्य एशिया में था। द ग्रेटेस्ट ऑफ कुषाण रूलर वॉज कनिष्क, मतलब कनिष्क क्या था, कुषाण वंश का एक महान शासक था, है ना। हु अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरिकल स्टैटिस्ट इरा, इन्होंने क्या किया, इतिहासकारों का अकॉर्डिंग टू द सम हिस्टोरिकल, मतलब कुछ इतिहासकारों को कहना है कि इन्होंने स्टार्ट किया शक इरा। कनिष्क रूल्ड हिज वेस्ट एम्पायर इन इंडिया एंड एशिया फ्रॉम पुरुषपुर फॉर 14 ईयर, कनिष्क ने क्या किया, पुरुषपुरा, है ना, और कितने वर्ष के लिए, 40 साल के लिए अपना राज्य किया, है ना। कनिष्क एम्पायर ब्रॉट टू इंडिया, कनिष्क ने क्या किया, ले आया इंडियाज द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ ईरान, ईरान, ग्रीक एंड रोम, ये भी शायद हमने पढ़ा था, कौन ले आया था, आपको कि सर कनिष्क ले आया था। ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइडेड अ स्टिमुलस टू ट्रेड बिटवीन इंडियाज एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने क्या, कनिष्क ने क्या किया, व्यापार के अकॉर्डिंग क्या किया, व्यापार इंडिया में तो किया और पूरे संसार में भी अपने व्यापार को फैलाया। ठीक है, कनिष्क पैट्रोनाइज द महायान फ्रॉम द बुद्धिस्ट, उसमें कनिष्क ने क्या किया, बुद्ध धर्म के जो महान महायान है उसका क्या किया, उसका संरक्षण किया। इट स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, अपने पीरियड के दौरान, एंड फ्रॉम दियर टू चाइना, इन्होंने कहाँ कहाँ फैलाया, चाइना, कोरिया और जापान, इन्होंने चाइना और जापान और कोरिया में क्या किया, बुद्ध धर्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि प्रचार प्रसार किया। द कुषाण एम्पायर डिक्लाइन इन द थर्ड सेंचुरी, और जो तीसरी शताब्दी में क्या हुआ, कुषाण शासक का पतन हो गया। समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछे थे उसको जरा एक बार और देखते हैं।
इसमें पूछा था द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ ईरान, ग्रीक एंड रोम केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ, अभी हमने पीछे पढ़ा, ये देखो लिखा, कनिक्स रूल हिज वेस्ट एम्पायर इंडिया एशिया फ्रॉम फॉर 14 ईयर्स, है ना, उसने 40 साल तक शासन किया। कनिक्स एम्पायर, ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स ले आया, मतलब अब यहाँ खरीदना थोड़े ना रखोगे, ब्रॉट मीन्स ले आया टू इंडिया, कहाँ पर ले आया, इंडिया में। द कल्चर, संस्कृत, ट्रेडिशन, है ना, उसकी परंपरा, ऑफ ईरान, किसकी, ईरान, ग्रीक और रोम, कौन लाया था, आप कहोगे सर कनिक्स लाया था, कौन लाया था, कनिष्क लाया था। तो देखो जरा, अशोक लाया था, आप कहोगे नहीं सर कनिष्क लाया था, यस सर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कनिष्क। समझ में आ गया, ये वाला आपका लिखा था पीछे, आपको मैंने दिखाया। इसके बाद देखो, द सक्सेसर ऑफ नंस हुज कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र वर, अब देखो इसका अर्थ क्या है, कह रहा है द नंस केम टू पावर दियर कैपिटल एट पाटलिपुत्र, है ना, उन्होंने क्या करा, दे वर लेटर रिप्लेस्ड बाय मोर, उसको क्या कर दिया था, मौर्य वंश में रिप्लेस कर दिया था। रिप्लेस का मतलब उसमें परिवर्तित कर दिया था, ठीक है, इसको, नंद को, ठीक है। कब किया था, ये आपका लिखा है सेम सेंचुरी, सेम सेंचुरी का फोर्थ, यानी कि फोर्थ शताब्दी में। तो वही तो कह रहा है, किसमें कर दिया था, आप कहोगे सर मौर्य में कर दिया था, किसमें कर दिया था, मौर्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य, ठीक है, कोई दिक्कत। गंधर्व स्टाइल ऑफ आर्ट इमर्ज एंड फ्लोरिश ड्यूरिंग द रीजन, किस शासक के दौरान, इसमें से देख लो, किनके दौरान ये गंधर्व शैली फली फूली थी, वो वाली देखना है, कहाँ है वो, देखो, फ्लोरिस, spread the he is the introduce, हाँ ये देखो लिखा है, लिखा ऑन द कल्चर ऑफ इंडिया गंधर्व स्टाइल ऑफ आर्ट इमर्ज एंड फ्लोरिश द ग्रेटेस्ट ग्रीक, जो ईरानियों, ग्रीक जो थे ना, ग्रीक, ग्रीक के समय ये फली फूली थी, कब फूली थी, ग्रीक के समय, कब फूली फली फूली थी, आप कहोगे सर ग्रीक के टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर ग्रीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, हु पेट्रोनाइज द महायान फ्रॉम ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म, तो ये कह रहा है जो बौद्ध धर्म का महायान है ना, उसकी उसका संरक्षण किसने किया था। अब जरा देख लेते हैं ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, लिखा है कनिक्स पेट्रोनाइज द महायान फ्रॉम द बुद्धिस्ट, साफ साफ लिखा है, किसने किया था, सर कनिक्स ने किया था, किसने किया था, कनिष्क ने किया था, ठीक है। तो आपके आंसर सब इसी में मिल गए, किसने किया था, कनिष्क ने किया था, बताओ, चारों के चारों आपके आंसर इसी में मिल गए, इतना बड़ा पैसेज था, है ना, इतना बड़ा पैसेज था, लेकिन उसके आंसर देख रहे हो। अगर इस हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा तो हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, हो सकता है आपको दिक्कत आई हो, क्योंकि ये छोटा छोटा लिख रखा था ना, तो हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। बाकी इसमें एक पैसेज और दिया था, वो क्या करेंगे, अगले टेस्ट पेपर में डाल देंगे, या तो आपके मॉक टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, इसमें टाइप नहीं हो पाया है। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।